दिवाली की तैयारियों की हलचल से पूरा गांव दमक उठा था। गांव में इस बार दिवाली की रौनक कुछ ज्यादा ही थी। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, रमेश की नई नवेली पत्नी राधा की। गांव में आते ही राधा की सुंदरता और उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन कुछ गांव के लौंडों की नीयत ठीक नहीं थी। वे दिवाली के बहाने राधा को देखने और छेड़ने का प्लान बना रहे थे। अरे यार, इस बार पटाखे फोड़ने का असली मजा तो रमेश की बीवी को देखकर आएगा। सुना है वो तो एकदम पटाखा है। हाँ यार चलो, इस बार उसके घर के सामने ही पटाखे फोड़ेंगे। बहाना भी मिल जाएगा और देखने का मजा भी मिलेगा। इस बीच राधा अपने घर की सफाई और सजावट में जुटी थी। उसे गांव की इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उसकी सुंदरता को लेकर मजाक और छेड़छाड़ करने वाले हैं। अरे भाजी, तुम नई नई इस गांव में आई हो और आते ही घर के बाहर झाड़ू लगाने लगी। सारा गर्दा उड़कर तुम्हारे मुंह पर आ जाएगा। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा गंदा हो जाएगा। हम ऐसा होता देख नहीं सकते। तो आओ फिर तुम लोग ही झाड़ू लगा दो, मैं अंदर जाकर कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। बस करा ली बेइज्जती। ये कहने की क्या जरूरत थी? छेड़ने के और भी तो तरीके होते हैं। अब चल, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी। भाजी ने कह दिया तो लाओ भाजी, झाड़ू हमको पकड़ा दो। ऐसे ही गांव के लड़के राधा से छेड़छाड़ किया करते थे, लेकिन राधा उन्हीं का फायदा उठा लेती थी। धीरे धीरे करते करते दिवाली का दिन आ गया। दिवाली की रात आते ही पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। देखो देखो, पटाखा भाजी आई है। आज तो ये दिवाली यादगार होगी। अरे पटाखे तो हम फोड़ेंगे, लेकिन असली पटाखा तो यहाँ खड़ा है। राधा ने उन लड़कों की बातें सुनी, लेकिन उसने अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन लड़कों की हरकतें बढ़ती जा रही थी। तभी रमेश, जो राधा का पति था, वहाँ आ गया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो, वरना ठीक नहीं रहेगा। अरे रमेश भाई, हम तो बस पटाखे फोड़ रहे हैं। तुम तो बेवजह गुस्सा हो रहे हो। मैं भी इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ। मुझे तुम लोगों की हरकतें अच्छी तरह से पता है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खोपड़ी में पटाखा फोड़ दूंगा। अरे बाप रे, रमेश भैया तो गरमाए जा रहे हैं। राधा भाजी इनको कुछ समझाती का है नहीं। तुम्हारी रमेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भले ही कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। रमेश ने उन लड़कों को सख्त लहजे में चेतावनी दी, लेकिन लड़के माने नहीं। अब रमेश और उन लड़कों के बीच बातों का टकराव बढ़ता जा रहा था। लड़कों की बदतमीजी और शरारतों ने रमेश को गुस्से से भर दिया। गांव की भाभीियों से हम लोग भी मजाक किया करते थे, लेकिन हद में रहकर इन लड़कों ने तो हद ही पार कर दी। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, मुझे तो सोचने में भी शर्म आ जाती है। राधा बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी वो लड़के वहाँ पर आ गए। वो देखो, अपनी पटाखाबाजी जा रही है। ऐसा करते हैं, जानबूझकर इनको टक्कर मारते हैं, फिर झोला गिर जाएगा। फिर हम लोग इस मौके का फायदा उठा लेंगे। वाह यार, बात तो तूने बिल्कुल सही की। आज तो भाभी बिल्कुल पटाखा लग रही। पटाखा बिल्कुल सुतली बम लग रही है। अब जल्दी से चलते हैं, पटाखा भाभी को टक्कर मारते हैं। अरे भाभी, आज तो बिल्कुल पटाखा लग रही हो। कौन सा परफ्यूम लगाती हो? बहुत अच्छी महक आ रही है। अरे भाजी, आप तो हमारे गांव के पटाखा भाभी हो। ये क्या हो रहा है लड़कों? हैं? तुम लोगों की बदतमीजी तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अरे जब इतनी फिक्र है तो इस पटाखा भाभी को घर के अंदर रखा करो ना। बाहर बाजार में क्यों निकलने देते हो? हम लोग तो कुंवारे लड़के हैं, हमारी तो लार टपकेगी। लेकिन राधा ने एकदम शांत रहते हुए सब कुछ देखा। उसे समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई केवल उन लड़कों और रमेश की नहीं, बल्कि रमेश के आत्मसम्मान की भी है। अरे राधा भाभी, दिवाली है, पटाखे तो फूटेंगे ही। क्यों रमेश भाई, इतना गुस्सा क्यों? भाभी से कहो कि थोड़ा हंस दे, सबका त्योहार अच्छा हो जाएगा। रमेश अब गुस्से से तिलमिला गया था, लेकिन राधा ने उसे रोका। वो जानती थी कि इन लड़कों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, पर वो चाहती थी कि ये काम समझदारी से हो, ताकि ये लड़के शर्मिंदा हो जाएं। आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। इन बदतमीज लड़कों से सिर्फ बहस करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तो इनकी बदतमीजी और बढ़ती जाएगी। आज मेरे साथ छेड़खानी करना बंद कर देंगे, लेकिन कल से दूसरी लड़की से छेड़खानी करने लगेंगे। इन्हें ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि इसके बाद ये औरतों की इज्जत करना सीख जाए। इसमें ही हमारी जीत है। लेकिन राधा, मुझे लौंडों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये पहली बार किसी औरत से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। इनकी शुरू से यही आदत है। आप यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आई। राधा ने अचानक एक योजना बनाई। कुछ ही देर में वापस आई। उसके हाथ में एक बड़ा बर्तन था जिसमें कुछ पटाखे रखे हुए थे। तुम लोग बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो ना। ये लो, सबसे बड़ा पटाखा लेकर आई हूँ। अगर हिम्मत है तो इसे फोड़ कर दिखाओ। लड़के पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर शरारत भरी हंसी के साथ उन्होंने पटाखा लेने की कोशिश की। अरे भाभी, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। ऐसे पटाखे तो हम सुबह सुबह नाश्ते में खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़के पटाखा जलाने की कोशिश करते हैं, पटाखे से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। लड़के घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये पटाखा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। भाभी, इसमें क्या है? क्या हुआ? अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। रुको,
इस पटाखे को मैं फोड़ कर दिखाती हूँ, उसके बाद तुम लोग फोड़ना। राधा ने वो पटाखा जमीन पर रखकर जलाया। पटाखा इतना जोरदार था कि उन लड़कों को लगभग सुनाई देना ही बंद हो गया। अरे बाप रे, इस पटाखे की आवाज तो बहुत खौफनाक थी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, खतरनाक है बाजी तो। तभी राधा ने अपने पति रमेश से कहा, अभी ने अच्छी तरीके से सबक नहीं मिला है, आप जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाइए और अपने कान इधर लाइए। जो मैं आपको कह रही हूँ वो अपने दोस्तों को समझा देना। राधा ने अपने पति के कान में कुछ कहा। वही बात रमेश ने अपने घर में बैठे दोस्तों को जाकर बता दी और अपने दोस्तों को वहां पर ले आया। चलो लौंडो, आज तुम्हारे घर चलते हैं। इतना तो सुनाई दे रहा होगा, आज तुम्हारे घर चलते हैं क्योंकि आज ये पटाखा भाभी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ दिवाली मनाएगी। नहीं भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमें तो लगा था आप सीधी साधी हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, इसीलिए हम आपसे छेड़खानी कर रहे थे। तुम लोग एक नंबर के नामर्द हो क्या? औरतों को छेड़ने चल दिए और जब औरत खुद छेड़ने लगी तो डरने लगे। चुपचाप अपने घर चलो, वरना यहीं सबके सामने नंगा कर दूंगी, पेट के अंदर पटाखा लगाकर फोड़ दूंगी। समझ में आई बात? वो सारे लड़के राधा का ये खौफनाक रूप देखकर डर गए और उसे अपने घर ले गए। तभी अचानक रमेश के दोस्तों ने उन लड़कों की बहनों को छेड़ना शुरू कर दिया। अरे वाह लौंडे, असली पटाखे अपने घर के अंदर रखे हो अबे, और बाहर के पटाखों से छिड़कानी करते हो। आज तो हम लोग मिलकर इन सभी फुलझड़ियों के साथ दिवाली मनाएंगे। सही बात है दोस्तों, इन लोगों की बहनें तो सच में बिल्कुल पटाखा है। चलो तुम सब लोग हमारे साथ चलो, गांव के बीचों बीच हम तुम्हारे साथ आज दिवाली का खेल खेलेंगे, खूब पटाखे छुड़ाएंगे, क्योंकि तुम लोगों से अच्छे पटाखे तो मिलेंगे नहीं। गोलू, विक्की, कौन है ये बदतमीज लोग? तेरी बहनों को छेड़ रहे हैं और तुम सब चुपचाप खड़े हो। यही बात अगर आपने अपने बच्चों को सिखाई होती ना, तो ये गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते बल्कि उनकी इज्जत करते। लड़कों ने शर्मिंदा होकर राधा से माफी मांगी और अपनी सारी हरकतों के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया। उसके बाद लड़कों ने वादा किया कि वे अब कभी किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। रमेश ने भी अपने गुस्से को शांत किया। भाभी हमें माफ कर दो, हम समझ गए कि हमारे व्यवहार से आपको और भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा। अब से हम आपकी इज्जत करेंगे। आज जब हमारी बहनों के साथ ऐसा हुआ तब मुझे समझ आया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि हर औरत का सम्मान करो, तभी सच्ची दिवाली होगी। इज्जत और आत्मसम्मान से बड़ा कोई त्योहार नहीं। दिवाली केवल पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों और इज्जत की रोशनी का भी त्योहार है। जो सम्मान और प्यार से जलता है उसकी रोशनी हमेशा कायम रहती है। इस दिवाली मिलजुल कर बनाएं, इज्जत बांटें और खुशियां फैलाएं। हैप्पी दिवाली। अब बस करो पुत्र, आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो पुत्र। इस पूरे राज्य में कोई ऐसा तलवारबाज नहीं जो तुमसे बराबरी कर सके, फिर भी इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो तुम? पिताजी, मैं ये परिश्रम अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये तो उन दुश्मनों के लिए है जिनकी कुदृष्टि हमारे राज्य पर है। तुम्हारे होते हुए किसका दुस्साहस कि वो हमारे राज्य पर आक्रमण करे? ये तो आपका और प्रजाजनों का आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन हमारे मित्र राज्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। आपने उनकी रक्षा का वचन दिया था पिताजी, और मैं अंतिम सांस तक आपका वचन निभाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर महाराज सूर्य कुमार मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। ये कहानी है सूरजपुर राज्य की, जहाँ के राजा सूर्य कुमार बहुत ही दयालु और ताकतवर थे। उनका बेटा सुकुमार भी उनसे कम नहीं था। प्रजा सुकुमार को बहुत पसंद करती थी। वक्त बीता तो राजा सूर्य कुमार ने अपने बेटे सुकुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी बगल के राज्य अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। अंबापुर के राजा आदित्य राज ने सूर्य कुमार से सहायता मांगी और फिर, पुत्र, पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है, तुम्हें उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। जो आदेश पिताजी। आदेश मिलते ही सुकुमार अपनी सेना के साथ अंबापुर के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों तक युद्ध चला और फिर राजा सुकुमार ने शौर्य और पराक्रम से शत्रुओं को मार भगाया। जब युद्ध खत्म हो गया तो राजा सुकुमार अंबापुर के राजा आदित्य राज के महल में पहुंचे। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? राजन, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पर कोई संकट आए और हम आपका साथ न दें? अब आप सुरक्षित हैं, तो मुझे सूरजपुर वापस लौटना होगा। आज्ञा दीजिए राजन। रुकिए महाराज सुकुमार, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, किंतु फिर भी एक इच्छा बाकी है। आदेश करिए राजन।
महाराज, मैं अपनी चारों पुत्रियों का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। यदि आपकी हाँ हो तो ये मेरा और मेरी पुत्रियों का सौभाग्य होगा। सुकुमार की सहमति मिलते ही ठीक उसी दिन मंडप लगाया गया और राजा आदित्य राज ने अपनी चारों बेटियों की शादी राजा सुकुमार के साथ कर दी। फिर सुकुमार अपनी चारों पत्नियों सुंदरी, जानकी, जानवी और गौरी को साथ लेकर सूरजपुर चले आए। सूरजपुर आते ही सुकुमार ने सूर्य कुमार को सारी बात बता दी। बेटे के विवाह से सूर्य कुमार बहुत खुश हुए और चारों रानियों के स्वागत में बड़ा उत्सव मनाया गया। ठीक 2 दिन बाद दशहरा था तो राज्य में दोहरी खुशी थी, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी सुकुमार कुछ चिंता में दिख रहे थे। क्या हुआ पुत्र? लगता है मेरा बलशाली पुत्र 4 पत्नियों के आ जाने से तनाव में आ गया है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो चारों ही अच्छी हैं, पर एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। तो क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ? जी पिताजी, आप ही हैं जो मेरे मन की शंका को दूर कर सकते हैं। मैंने उन चारों बहनों से एक साथ विवाह किया है, तो इस तरह उनमें कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, पर वो चारों आपस में बहनें हैं तो एक दूसरे से बड़ी या छोटी हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि उनमें से मैं किसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊं, क्योंकि दिवाली से पहले मुझे उनमें से किसी एक को चुनना ही होगा जो इस राज्य की महारानी कहलाएगी और बाकी तीनों मेरी रानियां कहलाएंगी। समस्या तो विकट है, लेकिन मेरी समझ से सूरजपुर की महारानी उसे ही बनना चाहिए जो महारानी बनने योग्य हो। अब मेरे पास एक उपाय है। ऐसा करो, तुम अपनी चारों रानियों को एक बराबर स्वर्ण मुद्राएं दो और उनसे कहो कि वो इससे दिवाली की तैयारी करें। चारों रानियां अपनी इच्छा के अनुसार उन मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या पिताजी? पहले उन चारों को मुद्राएं तो दो, फिर बताऊंगा। जैसी आज्ञा पिताजी। अपने पिता की बात मानकर राजा सुकुमार ने अपनी चारों रानियों को बुलाया और फिर उन्हें 500-500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, दिवाली आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप चारों अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राओं का जैसा चाहे इस्तेमाल करें और दिवाली की तैयारी करें। अब मैं दिवाली पर ही देखूंगा कि आपने इन्हें कैसे खर्च किया। और हाँ, बस इतना स्मरण रहे कि मुद्राओं का खर्च आप चारों इस राज्य की महारानी की तरह करिएगा। राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चारों रानियां चली गईं। कुछ दिन बाद जब दिवाली आई तो सूर्य कुमार को साथ लेकर सुकुमार चारों रानियों के पास एक एक करके गए। सबसे बड़ी रानी सुंदरी ने उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपना कमरा सजाने में खर्च कर दिया। उसके कमरे में हर सुख सुविधा का सामान था और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। दूसरी रानी जानकी ने 500 स्वर्ण मुद्राओं से अपने और सुकुमार के लिए कई सारे वस्त्र बनवाए थे, जिनमें सोने के धागे से कलाकारी की गई थी, जो वाकई बहुत ही सुंदर थी। तीसरी रानी जानवी ने सोने चांदी के कई आभूषण बनवाए थे, जो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। और फिर आखिर में जब वो दोनों चौथी रानी गौरी के कमरे में गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस कमरे में कोई बदलाव नहीं था। ना तो गौरी के पास नए आभूषण थे और ना ही नए वस्त्र। गौरी, आपने उन स्वर्ण मुद्राओं को खर्च नहीं किया क्या? आपकी आज्ञा मैं कैसे पूरी न करती महाराज, आप दोनों मेरे साथ आइए। गौरी अपने ससुर सूर्य कुमार और अपने पति सुकुमार को लेकर महल से बाहर आ गई। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी महल के आसपास अंधेरा नहीं था, क्योंकि पूरा महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। तभी राजा सुकुमार की नजर बगीचे में मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी। वो सभी राज्य के गरीब लोग थे, लेकिन उस दिन सभी नए कपड़े पहने खड़े थे और सभी रानी गौरी की जय जयकार कर रहे थे। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं के लिए या फिर आपके लिए कुछ नहीं खरीद सकी, क्योंकि मेरी सारी मुद्राएं महल की सजावट और प्रजाजनों पर खर्च हो गईं। जुग जुग जियो पुत्री। राजा रानी प्रजा के लिए माता पिता समान होते हैं और माता पिता खुद से पहले अपने बच्चों के भले का सोचते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे मन में दुविधा का समाधान हो गया होगा सुकुमार। सुकुमार अपने पिता की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए रानी गौरी का हाथ थामा और उन्हें लेकर महल में चला गया। अभी बहुत सी तैयारियां बाकी थी, क्योंकि अगले दिन की राजसभा बहुत खास होने वाली थी। रानी गौरी को महारानी जो घोषित करना था।